नमस्कार दोस्तों, बरबड़ कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज नए तथ्य के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। मुझे व्हाट्सएप पर मुकेश कुमार ढाका जो लेक्चरर है और उनका मुकेश कुमार ढाका नाम से यूट्यूब चैनल चल रहा है जनरल स्टडी के लिए, जीके के लिए, उन्होंने मुझे बधाई दी और मुझे सजेशन भी दिया। मैं उनका अति आभारी हूँ। वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो मेरे आभार को ग्रहण करें। मैं उनका अति आभारी, तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, आज बढ़ रहे हैं रासो साहित्य की प्रवृत्तियां। रासो साहित्य की प्रवृत्तियां क्या है, क्या उपयोगिता है, क्या इसमें चित्रण किया गया है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया गया, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला, वीर तथा श्रृंगार रस की सांगोपांग चित्रण किया गया है। वीर तथा श्रृंगार, वीर रस और श्रृंगार रस, वीर रस और श्रृंगार रस का अच्छा चित्रण इसमें किया गया है। बहुत अच्छा चित्रण किया है। वीर रस रासो जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विष्णुदेव रासो, ये जितने भी रासो जो साहित्य रासो काव्य है, इसमें वीर तथा श्रृंगार रस, उनका सौंदर्य और वीर जो उनकी युद्ध करने की कला, युद्धों में जीतने की कला, चार भाटों द्वारा प्रेरित करना, ढोल नगाड़ों के साथ प्रेरित करना, उनकी वीरता को बढ़ाना आदि इसमें सांगोपांग चित्रण किया गया है। दूसरा है ऐतिहासिकता अभाव। रासो काव्य में ऐतिहासिकता का अभाव है। जो इनके कालक्रम और सन जो इसमें बताए गए हैं वो थोड़े ऊपर नीचे लग रहे हैं। जो इसमें बताए जा रहे हैं कि इतने सन में ये युद्ध हुआ था, और इसके अंदर अगर गहराई में जाएं, इसको पढ़ें तो वो सन या समंत आपस में मेल नहीं खाते हैं। इसलिए ऐतिहासिकता का अभाव रासो काव्य में मिलता है। युद्धों का सजीव चित्रण, रासो काव्य में युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। युद्ध जैसे मानो अपन खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा इसमें चित्रण किया गया। चार पाठों द्वारा इनको बढ़ चढ़कर बताया गया है। बढ़ चढ़कर बताया गया है। ढोल नगाड़े, युद्ध करने की कला, किस तरीके से युद्ध हो रहा है, किस तरीके से सैनिक मारे जा रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या स्थिति है, राजा की क्या स्थिति हो रही है, शत्रु की क्या स्थिति हो रही है। ऐसा हमें सजीवता का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। फिर चौथा, पिंगल तथा डिंगल भाषा का प्रयोग इसमें मिलता है। रासो साहित्य में डिंगल भाषा और पिंगल भाषा का मिश्रित प्रयोग हमें मिलता है। पिंगल ब्रज तथा पूर्वी राजस्थानी, पिंगल भाषा ब्रज तथा पूर्वी राजस्थानी को मिलाकर पिंगल कहा जाता है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी, डिंगल पश्चिमी राजस्थानी को डिंगल भाषा कहा जाता है। फिर पांचवा इसमें है लोक जीवन से इत्र साहित्य है। लोक जीवन से इत्र इसलिए बताया गया है कि लोक जीवन कैसा था उसके बारे में इसका चित्रण नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ राजा की वीरता, राजा का सौंदर्य, उनकी सुंदरता, उनका श्रृंगार, उनकी रानियों का श्रृंगार, रानी कैसी है, राजा किस तरीके से पोशाक पहने हुए हैं, रनिवास कैसा है, ऐसा चित्रण इसमें किया गया है। जनता की स्थिति क्या है, जनता सुखी है या दुखी है, जनता के हाल कैसे हैं, वो इसमें चित्रण नहीं किया गया। इसलिए इसको कहा गया लोक जीवन से इत्र साहित्य है। जो रासो साहित्य है लोक जीवन से अलग हटकर साहित्य है। फिर आता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा या प्रशस्ति काव्यों की प्रधानता। जितने भी आश्रयदाता रासो साहित्य में, जितने भी आश्रयदाता रहे, चारण भाट, जो भी आश्रयदाता है, उनकी इसमें बढ़ चढ़कर प्रशंसा हुई है। जैसे चंद बरदाई है,
परमाल रासो, खुमान रासो, बिजलदेव रासो, जितने भी रासो साहित्य में हैं उसमें आश्रयदाता जो राजा के आश्रय में रहकर जो साहित्यिक रचना कर रहे थे उनकी अच्छी प्रशंसा हुई है। और प्रशस्ति काव्यों की प्रधानता, प्रशस्ति लिखना, राजा की उपलब्धि को गिनाना, उपलब्धियां लिखना, लेख लिखना, कहीं पत्थर पे उत्कीर्ण करना, कहीं पन्नों पे उत्कीर्ण करना, कहीं सिक्कों पे उत्कीर्ण करना, यह प्रधानता इस रासो साहित्य में हमें मिलती है। आगे अगर बात करें अपन सातवां, कल्पना की अतिशयता। रासो साहित्य में बहुत ही बढ़ चढ़ कर कल्पना की गई है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर कल्पना की गई है। ऐसा माने कि वो काल्पनिक है, बहुत ही अच्छी बढ़ चढ़ कर कल्पना की गई है, इसलिए इनको कल्पना की अतिशयता भी कहा जाता है। रासो साहित्य में कल्पना लग रही है। फिर आठवां, सौंदर्य तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण। रासो साहित्य में सौंदर्य तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, अतिशयोक्तिमत बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, वीरता और सौंदर्य, सुंदरता बताना, राजा की सुंदरता, रानियों की सुंदरता, राजमहल की सुंदरता, उनके दरबारियों की सुंदरता और उनके कवि भाटों की सुंदरता, चारण कवियों की सुंदरता और वीरता, राजा की वीरता, राजा किस तरीके से युद्ध लड़ रहा है, किस तरीके से सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, किस तरह का युद्ध व्यू बनाया गया है, इस तरह की सुंदरता का, इसमें वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जनता से हटकर है, इतर है, बताया गया है। नौवां है, प्रकृति का आलम्बन तथा उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया गया है। रासो साहित्य में प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन दोनों का चित्रण अच्छे से किया गया है। आलम्बन भी किया गया है और उद्दीपन भी किया गया है। 10वां है, विविध अलंकारों का प्रयोग। रासो साहित्य में विविध अलंकारों का प्रयोग हुआ है, विविध अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, उसमें छपे छंद का प्रयोग हुआ है, अलंकारों की भरमार है, अलंकारों की भरमार है। 11 है, प्रबंध काव्यों की प्रधानता। उस समय जो रासो साहित्य लिखे गए वो अधिकतर प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए हैं। जितने भी रासो साहित्य है वो प्रबंध काव्य में लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य की श्रेणी में लिखे गए हैं। फिर 12वां है, सीमित मात्रा में विरह तथा प्रेम निरूपक लघु काव्यों का सृजन किया। सीमित मात्रा में विरह, विरह मतलब एक रानी या राजा, रानी की या राजा के लिए याद में डूबना विरह, तथा प्रेम निरूपक लघु काव्यों का सृजन किया है, सीमित मात्रा में किया है। प्रेम निरूपक को भी सीमित मात्रा में रखा है रासो काव्यों में, और लघु काव्यों का इसमें ज्यादा सर्जन हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपका अति आभारी रहूंगा जब आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं हमेशा फैक्ट तथ्य, सार गर्भित तथ्य लेकर हमेशा हाजिर रहूंगा। नमस्कार।